बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। शिक्षा दर्शन। जी हाँ, पढ़ाई के साथ मस्ती भी। यह शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा बच्चों को टीवी के माध्यम से पढ़ाई का अपना एक अनूठा रोचक कार्यक्रम है। डीडी राजस्थान के अलावा अन्य 13 नेटवर्क चैनल पर एक साथ प्रसारित किया जा रहा है, जिसका नाम है शिक्षा दर्शन। इसके अंतर्गत आप कक्षा 1 से 12 तक वीडियो के माध्यम से अध्ययन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से आपको घर बैठे 5 दिन सभी विषयों की विषय वस्तु अत्यंत रोचक तरीके से समझाई जाएगी तथा शनिवार को विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी आपको दी जाएगी। यह 3.25 घंटे चलने वाला कार्यक्रम है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के तत्वावधान में तैयार किया गया है। यह कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा: कक्षा 9 से 10 दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक, कक्षा 11 से 12 1:30 बजे से 2:30 बजे तक व कक्षा 1 से 8 तक का कार्यक्रम 3 बजे से 4:15 तक रहेगा। नमस्कार बच्चों, राजस्थान सरकार के शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम में हम वीडियो के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं और वीडियो के माध्यम से पढ़ाई करने में एक अलग ही मज़ा आता है। विषय वस्तु बहुत अच्छे से समझ आ जाती है और सारे डाउट भी हमारे क्लियर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज हम वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे। आज हम कक्षा 6 की विज्ञान में पढ़ेंगे गणित एवं दूरी का मापन, और कक्षा 7 में विज्ञान विषय में आज हम भौतिक परिवर्तन की जानकारी लेंगे, इसके उदाहरण भी देखेंगे। इसके बाद कक्षा 8 में आज हम विज्ञान में पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी लेकर के घर्षण को पढ़ेंगे। हमारे दैनिक जीवन में घर्षण किन किन चीज़ों में हमें दिखाई देता है, इसकी जानकारी भी आज हम लेंगे। तो बच्चों, विज्ञान विषय पढ़ना है, अपनी कॉपी और पेन खोल लीजिए और साथ ही मुख्य बातों को लिखते जाइए। जो भी उदाहरण आपको दिया जाता है उसको भी लिखिए। परीक्षा में जब भी प्रश्न आता है विज्ञान में, तो उदाहरण के साथ लिखने पर आपको अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ। आइए। सोनिया और पवन जुड़वा भाई बहन हैं। वह कुछ दिन पहले अपने मामा जी के यहाँ गए थे। कई दिन तक खूब मजे करने के बाद आज वह घर वापस आ गए। उन्हें वापस छोड़ने उनके मामा जी का बेटा पुनीत साथ आया है। पुनीत दोनों से काफी बड़ा है और कॉलेज में पढ़ता है। मस्ती करके दोनों वापस आ तो गए, पर अचानक उन्हें याद आया कि कल कक्षा में मासिक परीक्षा है। अरे सोनिया, मैं कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कल की परीक्षा में आने वाले अध्याय समझाओ ना। पवन, मैंने भी इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है। पुनीत भैया से पूछे। दोनों पुनीत के पास जाते हैं। पुनीत भैया, कल हमारी परीक्षा है और गति एवं दूरियों का मापन अध्याय से सवाल पूछे जाएंगे। आप हमें इसके बारे में बताइए ना। तुम समझाओ सोनिया, कहीं जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पवन, हम पहले दूरियों का मापन समझते हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमें स्कूल पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं। हाँ, अगर हम दौड़ते हुए जाएं तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। साइकिल से तो और भी कम समय लगेगा। अब ये बताओ कि हम इस दूरी को और किस प्रकार माप सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे पवन, थोड़ा दिमाग तो लगाओ।
पवन कुछ देर आंगन में इधर उधर चलता है। अच्छा, आंगन के इस कोने से उस कोने तक जाने में मुझे 20 कदम लगे और 1 सेकंड में मैंने लगभग 2 कदम चले। इस हिसाब से मुझे स्कूल पहुंचने में तकरीबन 23 या 2400 कदम लगते होंगे। शाबाश पवन, क्या तुम जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूरियों को मापते थे। अलग अलग जगहों पर भी शुरू में लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से दूरियों को मापना शुरू किया। जैसे भारत में प्राचीन काल से अंगुल यानी अंगूठे से तितली उंगली तक की दूरी का प्रयोग किया जाता रहा है। मिस्र में लोग कुहनी से उंगलियों के छोर तक की लंबाई का उपयोग दूरी मापन के लिए करते थे। लेकिन पवन, इन सभी तरीकों में एक कमी है। सोचो क्या? शायद ये कि सभी लोगों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पुनीत भैया, आपके कदम मुझसे बड़े हैं। बहुत ठीक कहा। और पवन, जब कुछ सालों में तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंग भी बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे कदम भी। हाँ, इसलिए हमें दूरी के मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, फुट, गज आदि। हमें इन मात्रकों की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। देखो, जैसे हमारे घर और खेतों की जमीन मापी हुई है, घर की दीवारें, पलंग, पूरा मकान, सड़कों की या किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में समान हो। ये अच्छा भी है सोनिया। जब हम पहलवानी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग लेते हैं तो उसमें हमारे वजन के साथ साथ हमारा कद भी मापा जाता है और हम ज्यामिति में भी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में प्रश्न हल करते हैं, वो भी माप के अनुसार करते हैं। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये मापन के मानक मात्रकों का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। अच्छा, तुम दोनों 2 समान लंबाई की छड़ियां लाओ। दोनों वैसे ही करते जाते हैं जैसा पुनीत कहता है। ऐसे ही एक विद्वान ने एक छड़ी लेकर उसको मीटर का नाम दिया और सबको उसके बराबर की छड़ियों से लंबाई मापन करने को कहा। अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो तो 1000 छड़ियों के बराबर की दूरी को किलोमीटर कहा गया। अंग्रेजी में किलो का मतलब है 1000। और छोटी दूरी मापनी हो तो? उसके लिए तुम अगर मीटर वाली छड़ी पर 10 बराबर हिस्सों का निशान लगाओ और फिर 10वें हिस्से में फिर से 10 बराबर निशान लगाओगे तो वो सेंटीमीटर को दर्शाएगा, जिसे हम छोटी दूरियों या चीजों के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो, अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल के टायर का परिमाप मापना हो तो तुम क्या करोगे? उसके लिए मैं लट्टू की डोरी पर छड़ी वाले निशान लगा लूंगा। शाबाश पवन, तुम कल जरूर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे। पिछले भाग में पवन, सोनिया एवं पुनीत भैया ने दूरियों के मापन पर चर्चा की थी। इस भाग में तीनों गति के मापन पर चर्चा जारी रखेंगे। पवन, अब तुम्हें गति के प्रकार एवं गति के मापन के बारे में जानना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें वाहनों के विकास के बारे में क्या जानकारी है? मुझे मालूम है कि हजारों सालों पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे इंसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। पहिए के अलावा नाव के आविष्कार ने भी बहुत प्रभाव डाला। नाव के कारण पानी के आसपास बसी दुनिया की खोज करना आसान हो गया। पता है, हवाई जहाज से पहले लोग समुद्र में जहाजों से लंबी यात्रा किया करते थे। नाव की सवारी मुझे बहुत पसंद है। कितने आराम से चलती है। पानी में सड़क जैसा घर्षण नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन घर्षण आवश्यक भी होता है।
नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे और आम सतह पर भी फिसलने लगेंगे। जैसे कि फर्श पर तेल या साबुन गिरा हो तब फिसलते हैं। हाँ, इसीलिए घर्षण संतुलन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो भी चलना मुश्किल होगा। नाव और पहियों के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वाहनों का विकास होता गया और अब तो हवाई जहाज तक बन चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसका हमारे अध्याय से क्या संबंध है। संबंध है? अच्छा सोनिया, तुम कैसे बताओगी कि कोई वस्तु गति में है? नहीं पता। अच्छा, उस कुत्ते को देखो। पहले वो उस दीवार के पास था, अब उस गाड़ी के पास है। हाँ तो? जब किसी वस्तु या जीव का स्थान समय के साथ बदलता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह वस्तु या जीव गतिशील है। पर पुनीत भैया, हम इसे मापेंगे कैसे? अगर हम समय की एक मानक इकाई जैसे 1 मिनट लें तो स्थानों की दूरी में 1 मिनट में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसकी गति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक कार 1 मिनट में एक साइकिल से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि कार साइकिल से ज्यादा तेज गति से चल सकती है। भैया, क्या गति का भी मापन मात्रक होता है? हाँ, अगर कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मानक माप है किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वाह, समझ गया। पवन, मैंने पढ़ा है कि गति भी कई प्रकार की होती है, जैसे वर्तुल गति, आवर्ती गति आदि। कोई उदाहरण देकर समझाओ। वर्तुल गति का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है एक घूमता हुआ लट्टू। एक ही जगह लट्टू घूर्णन करता रह सकता है, तब वह अपना स्थान नहीं बदलता लेकिन गति में होता है। लेकिन भैया, अगर लट्टू स्थान नहीं बदलता तो वह गति में कैसे हुआ? पवन, पूरा लट्टू अपनी जगह नहीं बदलता, किंतु अगर तुम लट्टू पर मार्कर से एक निशान लगा दो तो तुम देखोगे कि वो निशान अपना स्थान बदलता है और बार बार घूमकर अपनी जगह वापस आ जाता है। घड़ी की सुइयां, पंखा आदि भी इनके उदाहरण हैं। और सोचकर देखो, हमारी धरती भी तो वर्तुल गति में है। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। भैया, मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। वो ये कि धरती तो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और लट्टू भी घूमता घूमता इधर उधर जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु एक समय पर एक से ज्यादा प्रकार की गति में हो सकती है? अरे वाह पवन, और हाँ, तुमने सही समझा। एक वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति में हो सकती है। जैसे कार का टायर आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है। तुम लोग खुद भी घूमते हुए इधर उधर बढ़ सकते हो। पवन, जैसे सीधी गति को मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में मापा जाता है, वर्तुल गति को चक्कर प्रति मिनट में मापा जा सकता है। वर्तुल गति के अलावा गति का एक प्रकार है आवर्ती गति। इसका उदाहरण है आगे पीछे आवर्ती करने वाला झूला। इसे हम आवर्ती प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में माप सकते हैं। इसके अलावा आवर्ती गति के कुछ और उदाहरण हैं। कपड़े सिलने वाली मशीन और ये स्प्रिंग का खिलौना जो कि आवर्ती करता है। मुझे अच्छे से समझ आ गया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया सोनिया। अब मैं कल बिना चिंता के स्कूल जाकर परीक्षा दे सकता हूँ। और अब पढ़ाई की बात खत्म करते हैं और कुछ खेलने चलते हैं। द्रव्य परिवर्तन। इस वीडियो के उद्देश्य हैं: क. समझना है कि क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया क्या है। ख. समझना है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया क्या है। बच्चों, आपने पिछले वीडियो में रासायनिक परिवर्तन और उससे संबंधित कई उदाहरण देखे थे।
रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं और भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं। इस वीडियो में क्रिस्टलीकरण और लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। आइए हम फिर रमा और बाबू के पास चलते हैं और इन दो प्रक्रियाओं के बारे में जानते हैं। बाबू, आज हमने पाठशाला में बहुत काम किया। हमारे कक्षा के कुछ छात्र विज्ञान प्रदर्शनी में भाग ले रहे हैं। हमें एक प्रयोग दिखाना पड़ेगा। मैं सोच रही हूँ कि मैं कौन सा प्रयोग दिखाऊं? प्रयोग? हाँ, प्रयोग से कुछ याद आया। दीदी, पता है आज हमारे विज्ञान की कक्षा में मास्टर जी ने क्रिस्टलीकरण के बारे में बताया था और उन्होंने हमें एक प्रयोग भी दिखाया था। मैंने भी तुम्हें 2 तरह के परिवर्तनों के बारे में बताया था। हाँ दीदी, मुझे पता है कि क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। आज मास्टर जी ने समझाया था। बाबू, कौन सा प्रयोग किया था मास्टर जी ने? आज मास्टर जी ने नमक को उबलते पानी में अच्छी तरह से मिलाकर उसे एक बर्तन में ठंडा किया और फिर उन्होंने एक लकड़ी से धागा बांधकर उसे बर्तन में रखा और फिर उन्होंने कहा कि 2-3 दिनों में उस धागे पर नमक के बड़े क्रिस्टल जम जाएंगे। क्या तुम्हें पता है क्रिस्टलीकरण क्यों उपयोगी है और यह भौतिक परिवर्तन क्यों है? दीदी, मास्टर जी ने समझाया कि प्राकृतिक या कृत्रिम विधि से ठोस क्रिस्टल बनाने की क्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक रसायन तरल से ठोस अवस्था में पहुंच जाता है। इस तकनीक से निकली ठोस वस्तु की क्रिस्टलीय संरचना होती है। क्रिस्टलीकरण का उपयोग ठोस वस्तुओं को शुद्ध करने के लिए किया जाता है। और हाँ, ये भौतिक परिवर्तन इसलिए है क्योंकि पदार्थ आसानी से अपने मूल रूप में आ सकता है। सही कहा। क्रिस्टलीकरण का एक उदाहरण नमक का शुद्धिकरण है। क्रिस्टलीकरण से समुद्र जल में जो अशुद्ध नमक के क्रिस्टल होते हैं, उनका शुद्धिकरण किया जाता है और बड़े क्रिस्टलों में परिवर्तित किया जाता है। अच्छा, क्या आप किसी अन्य क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया के बारे में सोच सकते हैं जो मानव को फायदा पहुंचाती है? विज्ञान में कितना सीखने को मिलता है। हाँ, तुमने ठीक कहा दीदी। ये क्या, इस हैंडपंप को यहाँ से ये कर्मचारी क्यों हटा रहे हैं? चलो दीदी, देखते हैं। भैया, आप इस हैंडपंप को यहाँ से क्यों हटा रहे हो? इस हैंडपंप को जंग लग गया है, हमारे लिए बेकार हो गया है। इससे पानी नहीं निकल रहा है। दूसरा हैंडपंप लगाना पड़ेगा। अच्छा, जंग क्या होता है? मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, पर मैं और जानना चाहूँगा। देखो, यहाँ भूरे रंग की परत देख रहे हो? इसे जंग कहते हैं। इस वजह से ये पंप खराब हो गया। हाँ, देख रहा हूँ। ऐसी परत तो मैंने हमारे घर के लोहे के दरवाजे पर भी देखी थी, पर उसको पिताजी ने क्यों नहीं निकाला? बाबू, चलो हम घर की तरफ चलते हुए बात करते हैं। मैं इस प्रक्रिया के बारे में तुम्हें बताऊंगी। ठीक है दीदी। बाबू, कुछ दिन पहले मैंने तुम्हें रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझाया था। क्या तुम्हें याद है? अरे हाँ हाँ, याद है दीदी। तुमने कहा था कि ये परिवर्तन स्थायी है, इसे बदल नहीं सकते और परिवर्तन के बाद एक नया पदार्थ बनता है। वाह, तुम्हें तो सब याद है। जंग लगना भी एक अनुपयोगी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे की वस्तु को जब हम खुले में रखते हैं तो भूरे रंग की परत जम जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यह लोहे की चीज को खराब कर देता है। दीदी, घर आ गया। तुम इधर बैठो, मैं एक कागज पर लिखकर समझाती हूँ। सभी परिवर्तनों के लिए कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है। दीदी, जंग कैसे लगता है? जंग लगने के लिए हवा में नमी की जरूरत होती है।
लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन और पानी से मिलकर एक रासायनिक परिवर्तन करता है, जिसके कारण जंग बनता है। लोहे के एटम, वस्तु के सबसे छोटे कण, पानी और ऑक्सीजन से मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, जिसे आयरन ऑक्साइड कहते हैं। सामान्य भाषा में इसे जंग कहते हैं। ओ, अगर जंग लगने से लोहा खराब होता है तो फिर काफी दिक्कत है ना दीदी। हमारे दरवाजे, खिलौने, औजार, उपकरण, खेतों में इस्तेमाल होने वाली मशीन, ये सभी लोहे के ही तो हैं। खिलौने ही क्यों, बड़े वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, सेतु इत्यादि, ये सब भी लोहे के ही बने होते हैं। इसका मतलब है कि जंग से बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पता है बाबू, जंग लगना काफी हद तक रोका जा सकता है। ये कैसे हो सकता है दीदी? हम उन परिस्थितियों को रोक सकते हैं जिससे परिवर्तन हो रहा है। जैसे कि हम लोहे पर एक परत लगा सकते हैं, जिससे लोहा हवा के सीधे संपर्क में न आए। हम लोहे की चीजों को रंग कर सकते हैं। तो पिताजी से कहकर इस लोहे के गेट को रंग लगवाना पड़ेगा। हाँ, इसलिए तो कार, बस जैसे वाहन को पेंट करते हैं। और हमारे घर के पाइप भी लोहे के हैं। घर में लोहे के पाइप और नलों पर भी एक परत चढ़ती है। पता है, मेरे ऊपर जिंक की परत चढ़ती है। इसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इसकी वजह से मैं जंग लगने से बच जाता हूँ। बाबू, हमारे स्टील के बर्तन भी लोहे से बने होते हैं। हाँ, लेकिन मैंने कभी स्टील के बर्तन में जंग नहीं देखा। स्टील लोहा, क्रोमियम और निकल का मिश्रण है। इस वजह से इसे जंग नहीं लगता है। ओह, तो इसका मतलब है कि लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। जंग के गठन को रोकने के लिए और भी उपाय हैं। ये बहुत सरल है। हमें हमारे उपकरणों को सूखा रखना चाहिए, उन्हें पानी से दूर रखना चाहिए और लोहे की वस्तुओं को पेंट करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनी चीजों को जंग से बचा के रख सकते हैं। सवारी के बाद हमें अपनी बाइक, स्कूटर या साइकिल पर जमे हुए पानी को भी सुखाने से यह वाहन जल्दी खराब नहीं होंगे। दीदी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। चलो घर के अंदर चलते हैं। बच्चों, इस वीडियो में हमने जंग लगने और क्रिस्टलीकरण के बारे में सीखा है। फिर मिलेंगे। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। कबीर सानिया का बड़ा भाई है, जिसकी उम्र 14 वर्ष है। वो सभी गतिविधियों और खोजों में सानिया की मदद करता है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। चाचा जी एक किसान हैं, उम्र 40 वर्ष। चाचा जी लगभग सभी चीजों की समझ बनाने में सानिया की मदद कर रहे हैं। अब तक हमने जाना वनों के विनाश और इसके कारणों के बारे में। इंसान की जरूरतों की चीजों के लिए प्राकृतिक आपदाओं के कारण, वनों के विनाश के खतरनाक प्रभाव जैसे प्रदूषण बढ़ना, मिट्टी का उपजाऊपन कम होना,
तापमान, गर्मी बढ़ना, बाढ़, सूखा के बारे में। वनों की सुरक्षा के उपाय जैसे कागज, लकड़ी का दोबारा प्रयोग करना, दोबारा नए वृक्ष लगाना। भैया, देखो देखो वो जानवर। ये कैसा जानवर है? दिखने में तो यह है कुछ गिलहरी जैसा लगता है ना? ये गिलहरी ही है। इतनी बड़ी गिलहरी हमारे घर के पास और गांव में भी मैंने जो गिलहरी देखी है वो तो इससे छोटी थी। उसका तो रंग भी अलग था। इस तरह की गिलहरी इस क्षेत्र में ही पाई जाती होंगी, है ना चाचा जी? बिल्कुल सही कहा। इस तरह की गिलहरी कुछ खास जगहों पर ही मिलती है। ओह, अच्छा। तो क्या ऐसे कुछ पेड़ पौधे भी होते हैं जो किसी विशेष क्षेत्र में ही उगते हैं? देखो यहाँ ये फूल और ये सब पेड़ हैं। ऐसे पेड़ भी मैंने बस यहीं देखे हैं। ये पलाश के फूल हैं और ये हैं बबूल के पेड़। हाँ, ये यहाँ झारखंड के वनस्पति जात हैं। वनस्पति जात मतलब किसी जगह पर पाए जाने वाले पौधे। ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल सही। दोस्तों, जिस क्षेत्र में आप लोग रहते हैं वहाँ आपको किस किस तरह के पौधे और जीव जंतु देखने के लिए मिलते हैं, बताइए। इन जंगलों में बाघ भी रहते हैं। रास्ते में मैंने देखा था बेतला नेशनल पार्क पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र लिखा था उस पर। मैंने तो सुना था कि आजकल बाघों की संख्या कम होती जा रही है। हाँ, बाघ ऐसा जंतु है जो धीरे धीरे हमारे वनों से खत्म होता जा रहा है। इन्हीं बाघों की सुरक्षा के लिए सरकार ने कुछ जगहों को बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। ओह, हाँ, जैसे गैंडा। सरकार ने कुछ जगहों को गैंडों की सुरक्षा के लिए आरक्षित क्षेत्र घोषित किया है। दोस्तों, क्या केवल बड़े जंतुओं का ही विलुप्त होने का खतरा है? क्या कुछ और भी जंतु हैं जो संकट में हैं? क्या लगता है आपको? कुछ लुप्त प्राय प्रजातियां जैसे पश्चिमी ट्रैगोपैन, हाथी, बाघ, कई सींगों वाले हिरण आदि हैं। यह जानकर अच्छा लगा कि इन जंतुओं की रक्षा के लिए सरकार भी इतना कुछ करती है। तुम्हें क्या लगता है, इन जंतुओं का संरक्षण क्यों जरूरी है? मुझे लगता है पर्यावरण के लिए पेड़ पौधे, जंतु जीव सभी का होना जरूरी है, क्योंकि हम सब ही किसी न किसी तरह से एक दूसरे पर निर्भर हैं। दोस्तों, क्या आप इस सवाल का जवाब पता लगाने में मेरी मदद कर सकते हैं? सानिया, क्या तुम कुछ और भी जीवों के नाम जानती हो जो संकट में हैं? मैंने जंगली भैंसा, बारहसिंघा और गिद्ध के बारे में सुना था कि ये कम हो रहे हैं। दोस्तों, क्या आप किसी संकटग्रस्त प्रजाति का नाम जानते हैं? बताइए। क्या इन नेशनल पार्क में इन सभी जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र होते हैं? असल में वह जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं। यह वनस्पतियों, जीवों, भूवैज्ञानिक के लिए संरक्षित क्षेत्र है जो संरक्षण के उद्देश्यों के लिए आरक्षित और प्रबंधित है और अध्ययन या अनुसंधान के लिए विशेष अवसर प्रदान करता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कई अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। देखो ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की है।
हाँ, लेकिन क्या उन जानवरों को वैसा वातावरण मिल पाता होगा जैसा उन्हें जंगल में मिल सकता है? सोचो। वहां उन्हें जंगलों जैसा वातावरण नहीं मिल पाता होगा, ना ही वे अपने पिंजरों से बाहर स्वतंत्र घूम सकते हैं। तभी तो वनों में वन्य जीव अभयारण्य बनाए हैं, जिससे सभी जीव जंतुओं को अपना स्वतंत्र घर मिल सके और वे अपने प्राकृतिक परिवेश में सुरक्षित रह सके। आखिर पृथ्वी पर अपने तरीके से रहने का सभी जीव जंतुओं को भी उतना ही अधिकार है जितना हम इंसानों को है ना? दोस्तों, तो क्या आपके राज्य में कोई जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, नेशनल पार्क या वन्य जंतु अभयारण्य है? भैया, वो देखो, इस नदी में ये कितने सारे पक्षी हैं। मैंने ऐसे पक्षी पहले कभी नहीं देखे थे। तुम्हें पता है, ये पक्षी दुनिया के दूसरे हिस्सों से उड़कर यहाँ आए हैं। ओह, ये तो प्रवासी पक्षी हुए ना फिर? मैंने कक्षा 7वीं में प्रवासी पक्षियों के बारे में पढ़ा था। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि यह पक्षी दूसरी जगहों पर क्यों जाते हैं? मुझे लगता है आप सब भी इसके बारे में जानते होंगे, तो बताइए। सारांश: आज हमने जाना किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के बारे में, विशेष क्षेत्रीय पेड़, पौधे और जीव जंतु के बारे में, संकटग्रस्त जंतुओं के बारे में, वनों व जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने कई योजनाएं, कार्यक्रम तथा क्षेत्र बनाए हैं, जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले प्रवासी पक्षी के बारे में। सानिया एक 13 साल की 8वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की है, जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी। सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती हैं, वो सानिया को नई चीजें खोजने, जानने में मदद करती हैं। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। भैया, क्या तुम थोड़ा पाउडर डाल सकते हो कैरम बोर्ड पर? कैरम की गिट्टी आसानी से नहीं चल रही। लो, डाल दिया। अब चलो सानिया। धन्यवाद भैया। तुम जानते हो, मुझे आश्चर्य हो रहा है कि क्या ये जादू नहीं है कि जब पाउडर को कैरम बोर्ड पर डाला जाए तो गिट्टियां आसानी से चलने लगती हैं। जादू? ये घर्षण है, जादू नहीं पागल। घर्षण? मुझे याद है ये शब्द कोई और भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन कौन? जब तुम एक बॉल को लात मारती हो तो वो बॉल कुछ दूर जाकर रुक जाती है ना? ओह हाँ। हाँ, यह घर्षण की वजह से होता है। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरे के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। समझी? ओह, इसका मतलब ये है कि कुछ भी गति में हो तो उसमें कुछ घर्षण भी जुड़ा होता है। जब मैं अपनी कुर्सी को पीछे खींचती हूँ
खड़े होने के लिए तो उसमें भी घर्षण कार्य करता है। हाँ, जरूर। दोस्तों, है ना दिलचस्प बात? चलिए कुछ उदाहरण ढूंढे जहां घर्षण देखने को मिलता है। सानिया और कबीर अपना कमरा ठीक कर रहे हैं। वह मेज को दूर तक धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि मेज बहुत भारी है। ओह, ये मेज बहुत भारी है। रुको, हम एक प्लास्टिक की चादर इस मेज के नीचे डालते हैं जिससे इसे खिसकाने में आसानी हो। और आपको कैसे लगता है कि इससे मदद मिलेगी? अपने आप अनुमान लगाओ। ओह, घर्षण है। ये वह बल है जो मेज की गति का विरोध कर रहा है। लेकिन फिसलने वाली प्लास्टिक की चादरें घर्षण को कैसे कम करेगी? दोस्तों, क्या आप मुझे यह अनुमान लगाने में मदद कर सकते हैं कि ऐसा कैसे होगा? क्या आप अपनी किताब में देखकर कारण की पहचान करने में मेरी मदद कर सकते हैं? रसोई की फर्श पर कुछ तेल बिखरा हुआ है। सानिया और कबीर के रसोई में आते ही मम्मी उसे साफ कर रही हैं। ध्यान से बच्चों, तुम फिसल सकते हो। सानिया, चलो मम्मी की मदद करें। जरूर। आदर्श रूप से घर्षण हमें गिरने से बचाता है। हाँ। लेकिन कुछ कारक हैं जो घर्षण को कम करते हैं, जैसे कि इस मामले में फर्श पर तेल की चिकनाई। स्नेहन घर्षण को कम करता है, जिसका मतलब है कि कम घर्षण के कारण आप इस तेल पर फिसल सकते हैं। हाँ, इसीलिए यहाँ पर अधिक संभावना है फिसलने की। हमारे बिना गिरे चल पाने के लिए घर्षण कितनी आवश्यक चीज है। दोस्तों, आइए हम एक गतिविधि करें कि घर्षण को कैसे कम किया जा सकता है। आपको चाहिए 5 पेंसिल, समान आकार और समान वजन के 2 डिब्बे। पेंसिल को एक मेज पर समानांतर रखें, एक डिब्बे को इन पेंसिलों पर रखें और दूसरे डिब्बे को सीधे टेबल पर रखें। अब दोनों डिब्बों को एक साथ धकेलें। किस डिब्बे को एक से दूसरी जगह हिलाना आसान रहा? सानिया, मम्मी और कबीर टीवी पर रॉकेट की लॉन्चिंग देख रही हैं। मुझे तो रॉकेट का पतला लंबा सा आकार बहुत अच्छा लगता है। हाँ सानिया, रॉकेट को यह आकार एक महत्वपूर्ण उद्देश्य से दिया जाता है। इतनी तेजी से उड़ पाने के लिए एक वायु गतिकीय आकार बहुत जरूरी होता है। वायु गतिकीय आकार, यह क्या होता है? किस तरह वायु किसी ठोस चीज के आसपास चलती है, यह वायु गतिकी से पता चलता है। जैसे कि एक रॉकेट अपनी उड़ान की शुरुआत में हवा के घर्षण का सामना करता है और हवा के बीच से इसको उड़ान भरनी होती है। यह हवा के घर्षण को कम करने के लिए एक विशिष्ट आकार देता है, जिससे वायु गतिकीय आकार कहा जाता है। क्या तुम दोनों वायु गतिकीय आकार वाले अन्य वाहनों के बारे में बता सकते हो? हाँ, हवाई जहाज की एक समान आकृति होती है और इसी तरह नावों और जहाज की। दोस्तों, क्या आपने ध्यान दिया है कि चिड़ी छक्का यानी बैडमिंटन खेलते समय जिस चिड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसका आकार भी कुछ ऐसा ही होता है। ऐसा क्यों है?
क्या आप बता सकते हो? हाँ, नुकीली आकृतियां द्रव घर्षण को कम करती है, जिससे गति बढ़ती है। दोस्तों, क्या आप देखना चाहते हैं कि गैर नुकीले आकार की तुलना में तरल घर्षण को कम करने में नुकीले आकार कैसे बेहतर है? एक गतिविधि करते हैं। 2 कागज लीजिए, एक का हवाई जहाज बनाइए और दूसरे की गेंद। दोनों को एक साथ फेंकिए। कौन सी चीज आगे गई? सारांश। घर्षण बल का ही एक प्रारूप है। जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं और एक वस्तु दूसरी के विरुद्ध रगड़ती है, तो घर्षण बल इस रगड़ने की क्रिया को रोकने की कोशिश करता है। जो कोई वस्तु चलती है, उसमें कुछ घर्षण होता है। स्नेहन घर्षण को कम करता है। वायु गतिकीय आकार द्रव घर्षण को कम करता है। हेलो बच्चों, करो ना, करो ना। अरे हम आपको कोरोना नहीं बोल रहे हैं, हम आपको कह रहे हैं कि जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करो ना। तो बच्चों, फटाफट काम पूरा करके और हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। हो गया काम आपका पूरा? तो चलिए एक बार पुनः देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। बच्चों, आज हमने कक्षा 6 से 8 में विज्ञान विषय का अध्ययन किया है और कक्षा 6 के विज्ञान में आज हमने गति एवं दूरी का मापन किया और कक्षा 7 में भौतिक परिवर्तन की जानकारी ली, इससे संबंधित उदाहरणों को भी देखा और कक्षा 8 की विज्ञान में आज हमने पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण कैसे किया जाता है और घर्षण की जानकारी ली, इसके उदाहरण भी देखे। तो बच्चों, आपको समझ आ गया पाठ और आपके सभी दिमाग में चल रहे प्रश्नों के हल भी मिल गए होंगे। तो चलिए एक जरूरी सूचना सुनिए। बच्चों, आज जो ये कार्यक्रम आपने देखा है, यदि आप इसको पुनः देखना चाहते हैं तो यह शिक्षा दर्शन कार्यक्रम आपको YouTube पर मिल जाएगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि YouTube पर जाइए और सर्च बार में शिक्षा दर्शन DD राजस्थान लिख दीजिए और अपने आप आपको ये प्रोग्राम फिर से वहां पर मिल जाएगा। फिर से आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल इसी वक्त। धन्यवाद। बच्चों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपना सुझाव अवश्य दें। इस कार्यक्रम से संबंधित आपके मन में यदि कुछ सुझाव आता है या किसी भी तरह की शंका आपके मन में है तो आप हमें ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है shikshadarshan rajasthan@gmail.com। धन्यवाद।